सूरत में आई बाढ़ से प्रभावित कारोबारियों और आम लोगों के लिए गुजरात सरकार ने 550 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया है, ताकि बाढ़ प्रभावित कारोबारी जल्द से जल्द अपने कारोबार को शुरू कर पाएं और स्थानीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार भी बनी रहे। इस राहत पैकेज के जरिए ठेला लगाने और छोटे बड़े दुकानदारों से लेकर आम लोगों तक को आर्थिक मदद दी जाएगी। इस बार मॉनसून देर से आया, मगर जब मॉनसूनी बादल बरसे तो दक्षिण गुजरात में जमकर कहर बरपाया। खास तौर पर सूरत शहर में तो बाढ़ जैसे हालात हो गए। सड़कों पर दरिया बह रहा था। लोगों के घर, मकान हो या दुकान, सब पानी में डूब गए थे। बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए सूरत की सड़कों पर नाव तक चलानी पड़ी। इन हालातों में आम लोगों से लेकर छोटे बड़े तमाम कारोबारियों को बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ। हालांकि अब सरकार ने आपदा में हुए नुकसान की भरपाई के लिए बड़ा फैसला किया है। गुजरात सरकार ने सूरत में बाढ़ प्रभावितों के लिए 550 करोड़ के पुनर्वास और राहत पैकेज का ऐलान कर दिया है। इस राहत पैकेज के तहत व्यापारिक इकाइयों और प्रभावित परिवारों को अलग अलग श्रेणियों में रखा गया है, जिनके लिए नकद आर्थिक मदद, लोन सब्सिडी और 1 साल तक प्रॉपर्टी टैक्स से राहत दी गई है। घर के सामान के नुकसान की भरपाई के लिए प्रभावित परिवारों को 6,800 रुपए की मदद दी जा रही है। हाथ गाड़ी और ठेला मालिकों को 7,500 रुपए, छोटी केबिन वाली दुकानों को 25,000 रुपए और बड़े केबिन वाले दुकानों को 50,000 की मदद दी जाएगी। इसके अलावा जीएसटी रिटर्न भरने वाले दुकानदारों को अपना कारोबार फिर से शुरू करने के लिए 1 लाख की एकमुश्त सहायता मिलेगी। प्रभावित आवासीय और कमर्शियल क्षेत्रों के लिए 1 साल का म्युनिसिपल प्रॉपर्टी टैक्स पूरी तरह से माफ कर दिया गया है। सरकार को उम्मीद है कि इस राहत पैकेज से प्रभावित इकाइयों को जल्द से जल्द अपना कामकाज फिर से शुरू करने में मदद मिलेगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी नहीं पड़ेगी। आज राज्य की भारतीय जनता पार्टी की भूपेंद्र भाई पटेल की सरकार द्वारा सभी लोगों के लिए ये नुकसान में साथ में खड़े रहने की एक पैकेज डिक्लेयर किया गया है, जिसमें छोटे छोटी लारियां चलाने वाले व्यापारियों को 7,500 रुपए की सहाय नक्की की गई है। छोटी कैबिन जो 40 स्क्वायर फुट के आसपास की है, ऐसे धारकों को 25,000 रुपए की सहाय नक्की की गई है। बड़ी कैबिन जो 40 स्क्वायर फुट से बड़ी है, उनको 50,000 रुपए की सहाय दी जाएगी। पक्के मकान, जो पक्के मकान में दुकान चला रहे हैं, ऐसे लोगों को 1 लाख रुपए की सहाय दी जाएगी, जिसमें जीएसटी रिटर्न्स नहीं देखे जाएंगे। जिनकी पक्की दुकान है और जो जीएसटी भी भर रहे हैं, ऐसे सभी व्यापारी दोस्तों के लिए लोन पे 3 साल के लिए 7% का ब्याज वो राज्य सरकार द्वारा भरा जाएगा। जिन प्रभावित इकाइयों को एपीएमसी सहायता योजना के तहत पहले ही मदद मिल चुकी है, वे इसका फायदा नहीं उठा सकते हैं। एक मुश्त नकद सहायता की मंजूरी के लिए सूरत के जिला कलेक्टर एक समिति का गठन करेंगे। नुकसान का आकलन करने के लिए सर्वेक्षण किया जाएगा, उसके बाद ही ये मदद दी जाएगी। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि 14 जुलाई 2026 तक लोगों को 13 करोड़ 15 लाख की मदद दी जा चुकी है। राज्य सरकार द्वारा कल उच्च अधिकारियों को सूरत भेजा गया था मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे, और वो उच्च अधिकारी द्वारा पूरी ये खाड़ी के रिव्यू बैठक की गई और एक प्लान, जो कॉन्क्रीट प्लान आने वाले 20 साल के लिए, इतनी ही बारिश, जो बारिश 50 साल में पहली बार आई है, वो बारिश के टॉप लाइन को लेके। बाढ़ के बाद सूरत में सफाई और स्वच्छता के लिए भी अहम कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि किसी भी तरह की महामारी को फैलने से रोका जा सके। इसके अलावा सूरत शहर के खाड़ी इलाके में ऐसे हालात दोबारा न हो, इसका ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए भी एक विशेष समिति बनाई गई है।
गांधीनगर से ब्रजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो। सूरत में बारिश के बीच खाड़ी का जल स्तर बढ़ने के कारण कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इस आपदा में जब खाड़ी के किनारों पर हुए अवैध निर्माणों और अतिक्रमणों को लेकर सवाल उठाने लगे तो आज तक की टीम ने जमीनी हकीकत जानने के लिए पड़ताल शुरू कर दी। इस जांच पड़ताल के दौरान सूरत के दिलावड़ा गांव में एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया। सूरत शहर के अलग अलग इलाकों में खाड़ी का पानी घुसा तो बाढ़ आ गई थी। हम इस वक्त मौजूद हैं सूरत के दिलावड़ा इलाके में और तस्वीरों के जरिए हम आपको जो बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो समझाने की कोशिश करेंगे वो ये है कि ये जो इलाका आप देखेंगे ये पूरा इलाका सूरत महानगर पालिका के अधीन आता है। ये सूरत महानगर पालिका का इलाका है। अब हम जिधर खड़े हैं इधर से आप देखेंगे तो ये जो इलाका है जहाँ ये काम चल रहा है ये सूडा का इलाका था। ये सूरत अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का इलाका है। ये ग्राम पंचायत का इलाका है और ग्राम पंचायत की हद में ये दीप दर्शन नामक विद्यालय है। तो ये महानगर पालिका हो गया और ये हो गया ग्राम पंचायत का इलाका, सूडा का इलाका। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो खाड़ी है, यहाँ से खाड़ी बहती है। ये खाड़ी के ऊपर आप देखेंगे तो स्कूल वालों ने किस तरह से यहाँ पर खाड़ी को पैक कर दिया है और उसके नीचे से पानी बह रहा है। अब समझिए आप कि खाड़ी का पानी लोगों के घरों में क्यों न पहुंचे। जब खाड़ी का जो लेंथ है वो कम कर दिया जाएगा, उसके ऊपर पार्किंग बना दी जाएगी तो स्वाभाविक है कि बरसात होगी, ज़्यादा बरसात होगी तो खाड़ी का पानी ओवरफ्लो होगा और वो लोगों के घरों में घुसेगा। तो ये स्कूल वालों ने इस तरह से यहाँ पे किया है। अब हम आपको पीछे ले जाके तस्वीरें बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से, ये तो हो गया आगे का हिस्सा। अब जो पीछे साइड से मतलब जो पार्किंग बनाया है स्कूल वालों ने वो किस तरह से दिखता है वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो इलाका है दिलावड़ा डिंडोली का, यहाँ भी इस बार बहुत ज़्यादा पानी भरा था, लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ है। और ये आप देखेंगे तो ये खाड़ी पैक की गई है, किसके आदेश से पैक की गई है, कैसे हुआ है, ये हम जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे। अब जो पीछे की साइड हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ आप देखेंगे तो हमने आगे के हिस्से से आपको दिखाया कि ये नीचे से खाड़ी बह रही है, ऊपर आप देखेंगे तो ये पार्किंग बना दी गया है। ये पूरा 2 व्हीलर पार्किंग है, 4 व्हीलर पार्किंग है। ये देखिए आप पूरा स्कूल का ये मैदान है। तो खाड़ी के ऊपर पार्किंग बना दिया गया है, वाहन खड़े हुए हैं। ये जो स्कूल है किसके परमिशन से बना, ये एक सवाल खड़ा होता है। तो सूरत शहर के दिलावड़ा इलाके में खाड़ी का पानी लोगों के घरों में घुसा था, बाढ़ जैसे हालात पैदा हुए थे और अब हम ग्राउंड पर यहाँ पहुँचे हैं तो ये देखने के लिए कि आखिर खाड़ी के हालात क्या हैं। तो यहाँ पर पहुँचने पर हमें पता चला कि एक प्राइवेट स्कूल के मालिक ने खाड़ी के ऊपर ही ये अपना कब्जा कर लिया है, मैदान बना दिया है और खाड़ी को यहाँ पर पैक कर दिया गया है, पार्किंग बना दी गई है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर किसकी इजाज़त से, क्योंकि खाड़ी जब है जहाँ से भी होकर निकलती है सकड़ी हो जाएंगी तो पानी जो है कहीं न कहीं ओवरफ्लो होगा। तो यहाँ पर भी खाड़ी को सकड़ी किया गया है, ये स्पष्ट तौर पे देखा जा सकता है। तो सूरत शहर में अलग अलग इलाकों में जो जलभराव हुआ, खाड़ी के पानी घुसे, तो उसमें से ये इलाका दिलावड़ा डिंडोली का भी है और जहाँ पर खाड़ी का पानी लोगों के घरों में घुसा था, बाढ़ जैसे हालात बने थे। और ये जो तस्वीरें हैं वो काफ़ी कुछ कह रही हैं कि देखिए स्कूल वालों ने किस तरह से खाड़ी को चौकअप करने के बाद यहाँ पर पार्किंग बना दिया है। 2015 में दिलावड़ा स्कूल के जो ट्रस्टी थे उन्होंने वहाँ पे जो अभ्यास कर रहे हैं सभी स्टूडेंट, उसके लिए वो खाड़ी में अगर गिर ना जाए और उनको कुछ खाड़ी में जो भी कोई सांप या जो भी है वो जानवर उनको नुकसान ना पहुँचाए, उसके कारण उन्होंने एक परवानगी के लिए यहाँ पे रजूआत की थी कि हमारी जो ड्रेन है वो जो ड्रेनेज डिवीज़न के अंडर में आती है उस पर बॉक्स कल्वर्ट वो अपने स्वखर्च में बनाने के लिए रजूआत की थी। कहीं न कहीं आरोप लग रहे हैं कि खाड़ियाँ ओवरफ्लो होती हैं और लोगों के घरों में पानी घुसता है। संजय सिंह राठौर, सूरत, आज तक। अहमदाबाद के कालीगाम रेलवे यार्ड में एक पैसेंजर ट्रेन के खाली कोच में भीषण आग लग गई थी। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर इस आग को काबू में करने की कोशिश की, मगर तब तक ट्रेन का कोच जलकर खाक हो चुका था। इस घटना से रेलवे विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मच गया है।
ट्रेन के कोच में भयंकर आग धधक रही है। कोच से निकल रही आग की ये लपटें खौफ पैदा कर रही हैं। आसमान में धुएं का गुबार फैला है। फायर फाइटर्स आग बुझाने के लिए मशक्कत कर रहे हैं। ये खौफनाक तस्वीरें अहमदाबाद के साबरमती में कालीगाम रेलवे यार्ड की हैं। यहाँ दोपहर करीब 12:30 बजे एक पैसेंजर ट्रेन के खाली कोच में आग लग गई, जिससे रेलवे यार्ड में अफरा तफरी मच गई। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर आई, लेकिन आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों से पानी की बौछार और काफी देर की मशक्कत के बाद आखिरकार आग पर काबू पा ही लिया गया, मगर तब तक ट्रेन का ये कोच जलकर खाक हो चुका था। रेलवे अधिकारियों ने भी मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। हालांकि ट्रेन के इस कोच में आग कैसे लगी, अभी तक ये साफ नहीं हो सका है। आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है। अच्छी बात यह रही कि ट्रेन का ये कोच रेलवे यार्ड में पूरी तरह खाली था और घटना के वक्त इस कोच के अंदर कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। अहमदाबाद से अतुल तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो। खेड़ा जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। यहाँ पर एक 11 साल का एक मासूम बच्चा सुबह स्कूल जाने के लिए घर से निकला था, मगर रास्ते में एक बिजली का खंभा गिरने से उसकी मौके पर मौत हो गई। दरअसल बिजली की लाइन के पास पेड़ की टहनियां काटने का काम जारी था। अचानक से पेड़ का हिस्सा सीधे बिजली की लाइन पर जा गिरा, जिसके बाद बिजली का खंभा उखड़कर वहां से गुजर रहे बच्चे के ऊपर गिर गया। खंभे के नीचे दबने की वजह से मासूम बच्चे कृष्ण अजय कुमार यादव की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। ये बच्चा अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। 6 बहनों के बाद घर में एक बेटे का जन्म हुआ था। पाटन जिले में एक हिंदू इलाके का नाम मुस्लिम आबादी ने खुद ही बदल डाला। हैरानी की बात तो ये रही कि अब सरकारी दस्तावेजों में भी नया बदला हुआ नाम लिखा जाने लगा है। जानकारी के मुताबिक पाटन शहर के हारीज वार्ड नंबर 4 के एक इलाके का नाम था झापटपरा, जिसको बदलकर अब रख दिया गया है इस्लामपुरा। यहां तक कि स्थानीय लोगों ने सरकारी दस्तावेजों में भी अब इस इलाके का नाम इस्लामपुरा लिखा जा रहा है। इलाके में बदलती डेमोग्राफी की चिंता के बीच हाल ही में हिंदू संगठनों ने इसकी शिकायत अधिकारियों से भी की। जांच में खुलासा ये हुआ कि जैसे जैसे मुस्लिम आबादी और यहाँ की डेमोग्राफी बदली, वैसे वैसे लोगों ने खुद नाम बदलकर दूसरा नाम बोलना शुरू कर दिया। सरकारी दस्तावेजों में भी नया इस्लामी नाम ही दर्ज करवा दिया गया। स्थानीय हिंदू संगठन अब इस मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वर्ष 2011 में जो पुराने रेशन कार्ड थे उनमें से नए बार कोडेड रेशन कार्ड बनाए गए थे। तो बार कोडेड रेशन कार्ड जो बनाए गए थे, उसी दरम्यान जो भी अर्जदार ने जो विगत दी है, आधार पुरावा होता है जो उन्होंने दिया है, या फिर उन्होंने एड्रेस में जो विगत लिखवाई हो, उसके हिसाब से ये आया हुआ है और वो इसी हिसाब से चला आया है। अभी जो एप्लीकेशन देते हैं वो जो नाम आता है तो उसमें वो झापटपुरा ही आता है। तो ये उसी के टाइम से मतलब सॉफ्टवेयर में जो फीड हो गया है वो आ रहा है। यहाँ की जो वहीवटी तंत्र के हिसाब से मतलब जो हमारी शाखा से ऐसा कोई मतलब मैनिपुलेशन किया या कुछ ऐसा नहीं है। जो सॉफ्टवेयर में है वो इसी हिसाब से आ रहा है और ये चीज़ जो है उसको सुधारने के लिए हमने हमारे जो दुकानदार है उसके संकलन में रह के जो भी अर्जदार कोई ऐसा हो कि भाई उसमें ऐसा आ रहा है तो उसके पास से एप्लीकेशन कलेक्ट करवा के उसका जो भी एड्रेस है वो फिर से करेक्शन करवाने के लिए प्रोसेस चालू कर दी है। गुजरात के आणंद में देश की पहली सहकारिता यूनिवर्सिटी त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी का पहला दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी के पहले दीक्षांत समारोह के दौरान अलग ही उत्साह देखने को मिला। यूनिवर्सिटी के अलग अलग कोर्सेज पूरे करने वाले होनहार छात्रों को केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोल और गुजरात के मंत्री जीतूभाई वघानी ने डिग्रियां सौंपी और उनका हौसला भी बढ़ाया। देश में सहकारिता आंदोलन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई और मजबूत दिशा देने के लिए ये बड़ा कदम माना जा रहा है। हम सब जानते हैं कि ये भारत देश जो है कृषि प्रधान देश है। आज इस देश में लगभग 8.5 लाख सहकारी समितियां काम कर रही है और इसे लगभग आज 32 करोड़ सदस्य उससे जुड़े हुए हैं, यानी कि देश की लगभग आधी आबादी या सहकारिता से क्षेत्र से सीधी जुड़ी हुई है। और इसको देखकर ही माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनकी सोच में देश का पहला सहकारिता मंत्रालय बना और उसके बाद माननीय अमित भाई के नेतृत्व में पिछले साल में ये बहुत सारी उपलब्धियां इस क्षेत्र में हमने देखी है। डांग जिले के घने जंगलों और पहाड़ी इलाकों में इन दिनों पारंपरिक
तेरा पर्व की धूम है। ये पर्व आदिवासी समाज के वर्ष का पहला और सबसे महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है। पर्व से पहले गांव के बुजुर्ग एक साथ बैठते हैं, उत्सव की तारीख तय कर लेते हैं। उसके बाद पूरा गांव सामूहिक रूप से इसकी तैयारियों में जुटता है। तेरा पर्व सदियों पुरानी परंपरा है। इस दिन यहाँ के लोग गांव की सीमा पर बागदेव की पूजा करते हैं। अच्छी बारिश, अच्छी फसल, जंगल में हिंसक प्राणियों से सुरक्षा और पूरे गांव के सुख समृद्धि की प्रार्थना की जाती है। आदिवासी समाज के नए वर्ष की शुरुआत माने जाने वाले इस पर्व का खेती और प्रकृति से गहरा संबंध है। पूजा के बाद ही धान की रोपाई शुरू होती है। तेरा पर्व आदिवासी जीवन शैली का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आदिवासी लोग वो प्रकृति की पूजा करते हैं, प्रकृति पूजक हैं। आज हम 13 अमास की पूजा कर रहे हैं, 13 त्योहार मना रहे हैं। ये 13 का त्योहार जो है वो आदिवासी करते हैं। 13 के त्योहार के दिन हम वाघ देवता, नाग देवता, समग्र जंगल के देवताओं की पूजा करते हैं, उन पर विश्वास रखते हैं। आज से हम वचनबद्ध होते हैं कि हमारे जितना ही एरिया है, इतने एरिया में किसी को भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये श्रद्धा से हम आज से वचनबद्ध होते हैं। आज हम तेरा के त्यौहार की उजवनी कर रहे हैं। तेरा मतलब हम आज से जो आदिवासी लोग प्रकृति पूजक है, वो प्रकृति के रूप में वाघदेव, नागदेव, सूर्यदेव, चंद्रदेव, सभी प्रकृति के जो जल, जंगल, जमीन के जितने भी देवो है उसकी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं और उसको वो सभी प्रार्थना करते हैं कि हे देवो हमारी रक्षा करना और हमारी जो खेतीबाड़ी है उसको बरकत देना। और जो देवों की पूजा करके खास करके आज पहली बारिश में जो तेरा की भाजी के रूप में जो वनस्पति निकलती है उसको वो देवों को नैवेद्य के रूप में चढ़ाते हैं। आज तक गुजरात में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।